बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चन शामिल करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर मेगाला कॉर्पोरेशन फॉलोस। मेगाला कॉर्पोरेशन की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें एक साइड पे एसेट्स हैं और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज हैं 2001 एंड 2002, जिसमें सबसे पहले एसेट्स में कैश है जो कि 2001 में 4 था और 2002 में 5 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 का इंक्रीज है। ये $1 मिलियन का डिफरेंस इजाफा बता रहा है कि ये एसेट्स में इजाफा हुआ है, कैश में इजाफा हुआ है। लेकिन हम जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हम इसको कहीं भी लिखने की बजाय असल में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका आंसर यहाँ से जो इसका डिफरेंस है उसी के जरिए वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि 7 था और 10 हो गया, और उसके बाद इन्वेंट्री है, नेट फिक्स एसेट्स हैं, इसी तरह से लायबिलिटीज हैं, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, अक्रूड वेजेस, अक्रूड टैक्सेस, ये करंट लायबिलिटीज के हेड्स हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट है, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग, ये हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है। इसके नीचे हमारे पास कुछ इनकम स्टेटमेंट के फिगर्स हैं जिसमें सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है जो हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम इनकम स्टेटमेंट से जो फिगर लेंगे वो एक होगा डेप्रिसिएशन और दूसरा होगा हमारे पास नेट इनकम। तो ये दो फिगर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास दो हैं। हमने क्या करना है जी, प्रिपेयर अ सोर्स एंड यूजेस फंड स्टेटमेंट फॉर बगाला कॉर्पोरेशन, और दूसरा रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड फॉर बगाला कॉर्पोरेशन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और सोर्सेज एंड यूजेस बनाना है। तो हम सबसे पहले सोर्सेज एंड यूजेस की तरफ जाएंगे। सोर्सेज एंड यूजेस बनाते हुए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज में से जो चीजें हमारे सोर्सेज हैं और जो यूजेस हैं उनको हम लिखें। तो रूल हमारे पास क्या था, वो रूल हम रिमाइंड करते हैं कि एसेट्स में जब भी कमी आ जाए तो वो सोर्सेज होते हैं, लायबिलिटीज में जब भी इजाफा आ जाए तो वो यूजेस कहलाते हैं, सोर्सेज कहलाते हैं, और जब भी एसेट्स में इजाफा आ जाए तो हम उसको यूजेस कहते हैं और लायबिलिटीज में कमी आ जाए तो उसको भी हम यूजेस कहते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और उसी रूल के मुताबिक हम सोर्सेज एंड यूजेस की स्टेटमेंट को मुकम्मल करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस कैसे बनाते हैं? सिंपल, हमें 4 कॉलम शेप बनानी है। सोर्सेज हेड और यूजेस हेड और अमाउंट्स ये हमें फिल करने होते हैं ताकि हम इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकें। तो रूल में यहाँ पे जो हमारा रूल है असल, वो रूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रूल ये था कि जब भी हमारे पास सोर्सेज और यूजेस इनका हमें पता लगाना है, तो सोर्सेज एंड यूजेस का पता लगाने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम देखते हैं कि एसेट्स में क्या हो रहा है और लायबिलिटीज में क्या हो रहा है। जी, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज जी, एसेट्स के सामने हम यहाँ पे लिख देते हैं जी माइनस, कि जब भी हमारे एसेट्स में कमी आएगी तो वो सोर्स होंगे, और एसेट्स के सामने यूजेस में हम लिख देते हैं प्लस, कि जब भी हमारे एसेट्स बढ़ेंगे तो वो यूजेस कहलाएंगे। इसी तरह से लायबिलिटीज के सामने हम लिख देते हैं कि जब भी लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो इट इज प्लस, तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो वो सोर्सेज कहलाती हैं, और जैसे ही लायबिलिटीज में हमें कमी महसूस होती है, कमी आ रही होती है, तो उसको यूजेस कहते हैं। तो ये हमारा रूल है। हर वो चीज़ सोर्स है जब एसेट्स कम हो या लायबिलिटीज बढ़ें, और हर चीज़ हर वो अकाउंट यूजेस में चला जाएगा अगर उसमें एसेट्स हैं और एसेट्स बढ़ रहे हैं, या लायबिलिटीज हैं और लायबिलिटीज कम होगी। तो इस रूल के तहत हम चलेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहले सबसे स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस बनाएंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास कैश है। कैश था 4 जो कि 5 हो चुका, तो यहाँ +1 है। +1 मीन्स के 1 का इजाफा है यहाँ पे, तो एसेट्स में यहाँ इजाफा हो रहा है। अगर एसेट्स में इजाफा हो तो वो हमारे यूजेस कहलाते हैं।
एसेट्स में इजाफे को हम यूजेस साइड पे लिख देंगे। ये है कैश और डिफरेंस है 1 का। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट हमारे पास है इन अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि 7 था और 10 हो गया। तो 7 से 10 का मतलब है कि एसेट्स में इजाफा हुआ है, तो इसको भी हम यूजेस साइड पे लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल जिसमें 3 का डिफरेंस है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री 12 थी और 15 हो गई, इसमें मतलब इसमें भी इजाफा हुआ है। एसेट्स में जब भी इजाफा होता है हम यूजेस साइड पे लिखते हैं, तो इसको इन्वेंट्री को भी यूजेस साइड पे ही लिखा जाएगा। इन्वेंट्री का डिफरेंस भी 3 था, तो हम सिर्फ डिफरेंसेस यहाँ पे लिखा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल करंट एसेट्स, ये कैटेगरी है। कैटेगरी के टोटल को हम अपने सोर्सेज एंड यूजेस में दर्ज नहीं करते। नेट फिक्स एसेट्स 40 थे और 40 हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन दी हुई है, और डेप्रिसिएशन को हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली फिक्स एसेट्स में कमी का बायस बनता है। तो ये $3 मिलियन ये डेप्रिसिएशन है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एसेट्स हैं नेट फिक्स एसेट वो 40 से स्टार्ट हुए 40 पे खत्म हुए। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर 40 से स्टार्ट हुआ और 3 डेप्रिसिएशन थी तो इसका मतलब कि 40 पे खत्म कैसे हो गया। उसमें डिफरेंस क्लियरली है कि वहां पे कुछ ना कुछ एडिशंस हुई हैं, फिक्स एसेट हमने खरीदे, तो हमें फिर इस वजह से फिक्स एसेट्स के लिए जो मैंने कल एक लास्ट लेक्चर में बताया था फिक्स एसेट की कैलकुलेशन वर्किंग के तौर पर वो हमें करनी होगी। इस सवाल में फिक्स एसेट्स की ओपनिंग यहाँ पे बताई हुई है 40 और डेप्रिसिएशन सवाल में बता दी है कि डेप्रिसिएशन है 3। अब अगर डेप्रिसिएशन 3 है तो यहाँ पे जवाब आना चाहिए था डेप्रिसिएशन के इस फिगर को माइनस करने के बाद यहाँ जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर होना चाहिए था 37। तो यहाँ पे अब आंसर जो क्लोजिंग स्टॉक का बताया हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर भी 40 है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का आंसर 40 है तो इसका मतलब कि 40 और 37 दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो वो जो यहाँ पे आया वो हमारा 3 है, वो 3 हमारा एडिशंस टू फिक्स एसेट है। अब यहाँ से ये दो चीजें हम ले सकते हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक एडिशंस टू फिक्स एसेट। और मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट्स में कमी आती है, तो डेप्रिसिएशन जिसकी वजह से भी एसेट्स में कमी आ जाए वो हमारे सोर्सेज होते हैं। तो डेप्रिसिएशन के इन 3 रुपयों को हम अपने सोर्सेज में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने सोर्सेज में लिखते हैं डेप्रिसिएशन, और ये है 3। उसके बाद इसी में एडिशंस फिक्स एसेट में इजाफा। तो जो फिक्स एसेट में इजाफा हुआ करता है, फिक्स एसेट में इजाफा से मराद है कि एसेट बढ़ गए। अगर एसेट बढ़ गए हैं तो इसका मतलब कि आपके यूजेस हुए हैं, तो एडिशन टू फिक्स एसेट हमेशा यूजेस साइड पे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एडिशंस में लिखेंगे एडिशंस टू फिक्स एसेट्स, और ये एडिशंस हैं 3 के, तो ये यूजेस में चला गया। तो ये हमारा फिक्स एसेट का मामला था कैलकुलेशन का, ये हमने हल कर दिया। अब एसेट साइड मुकम्मल हो गई है हमारे पास। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे हम देख रहे हैं कि अकाउंट्स पेबल थे 8 जो कि 10 हो चुके हैं, तो इसमें 2 का हमें इजाफा नजर आ रहा है। जब भी लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो लायबिलिटीज के इजाफे को हम सोर्सेज में लिखते हैं। वजह यह है कि लायबिलिटीज के बढ़ने से हमने सपोज कर्जा लिया होता है तो उसमें इजाफा होता है, तो सोर्स कहलाता है। तो ये हमारे पास जो आइटम है जिसको हम अकाउंट्स पेबल कह रहे हैं, ये अकाउंट्स पेबल 2 का डिफरेंस यहाँ पे हम सोर्सेज में लिखेंगे। अकाउंट्स पेबल 2 मिलियन। नेक्स्ट हमारे पास नोट्स पेबल 5 थे, 5 हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया। एक्रूड वेजेस 2 हैं, 3 हो गए, 1 का इजाफा। तो ये लायबिलिटी में 1 का इजाफा है तो सोर्सेज में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड वेजेस 1 का इजाफा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रूड टैक्सेस जो कि 3 थे और 2 हो गए। इसका मतलब कि लायबिलिटी में कमी आई है। लायबिलिटी में जब भी कमी आती है हम उसको यूजेस में लिखते हैं। तो ये 1 मिलियन का जो डिक्रीज है एक्रूड टैक्सेस का, ये हम लिखेंगे यूजेस साइड पे। नेक्स्ट है जी इसमें टोटल करंट लायबिलिटीज का हेड है, इसको हम नहीं लिखना क्योंकि ये सिर्फ कैटेगरी है, ये कोई एसेट, ये लायबिलिटी नहीं है, रियल में नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट 20 थे, 20 है, कोई चेंज नहीं, इसको छोड़ देंगे। कॉमन स्टॉक 10 था, 10 ही है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करते।
रिटेन अर्निंग 15 थी और 20 हो गई, मतलब इसमें 5 का आप देख रहे हैं कि इजाफा है। तो ये तो रिटेन अर्निंग एक स्टेटमेंट का नाम है, ये कोई अकाउंट नहीं होता। तो हम इसको अकाउंट माने भी तो भी इसके अंदर बेसिकली ये एक अकाउंट होता है जिसका एक बैलेंस होता है एंडिंग, और इसमें 2-3 चीजें शामिल हो जाती हैं जिसमें नेट इनकम और डिविडेंड्स का मामला देखना होता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नेट इनकम तो 15 है, तो मीन्स के साल जब शुरू हुआ था तो ट्रेड 15 पे थी, तो नेट इनकम इसमें ऐड हुई होगी तो फिर क्लोजिंग बैलेंस बनता है 15 + 15 कहें तो वो तो 30 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे रिटेन अर्निंग 20 लिखी हुई है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ और भी मामला हैं जो यहाँ पे हिडन हैं जो हमें मालूम करने पड़ेंगे, और श्योरली वो डिविडेंड हो सकता है। उसकी वजह ये है कि 15 से अगर आपने स्टार्ट किया था और ड्यूरिंग द ईयर नेट इनकम 15 हुई तो ये 15 तो इस रिटेन अर्निंग में जमा हो चुका होगा, तो वो टोटल बन जाता है 30। अब जब वो 30 बन जाता है तो उस 30 को फिर एंड पे 30 रिपोर्ट होना चाहिए, वो बाद में 20 कैसे रह गया, इसको 10 उसमें से माइनस हो गए, तो वो जो 10 माइनस हुआ है बेसिकली वो डिविडेंड है। इसको हम अपनी इस दूसरी कैलकुलेशन में वर्किंग में रिपोर्ट करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग का हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो है 15, इसमें हम अपना नेट प्रॉफिट या जो नेट इनकम बताई होती है वो इसमें हम ऐड कर दिया करते हैं। ये 15 जब इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 30। दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास अवेलेबल इनकम 30 है। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इस सवाल में बता दिया था कि क्लोजिंग बैलेंस तो 20 है, अगर क्लोजिंग बैलेंस 20 है और यहाँ पे अवेलेबल 30 था तो 10 का जो डिफरेंस है वो कुछ डिडक्शन हुई है, वो डिडक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है कि माइनस डिविडेंड्स के, ये डिविडेंड्स होते हैं जो माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ डिविडेंड्स की अमाउंट है जो अननोन है वो अननोन अमाउंट यहाँ से मालूम हो जाएगी, ये 10। तो ये डिविडेंड्स पेड हैं जो $10 यहाँ पे हिडन थे, तो ये हमने मालूम कर लिए। अब ये भी हम सोर्सेज और यूजेस में इसको हम लिखेंगे। यहाँ से हमें दो चीजें मिलती हैं, रिटेन अर्निंग को हमने सोर्सेज एंड यूज में नहीं लिखना होता बल्कि नेट प्रॉफिट्स को और डिविडेंड्स को हमने लिखना होता है। अब दोनों को लिखेंगे। नेट प्रॉफिट्स क्या है? नेट प्रॉफिट्स हमारे सोर्सेज हैं, जब भी हमें नेट प्रॉफिट कंपनी को होता है तो कंपनी के वसाइल में इजाफा होता है, कंपनी के वैसे भी ये नेट इनकम लायबिलिटी नेचर का है, तो लायबिलिटीज में जब भी इजाफा हो हम सोर्सेज साइड पे लिखते हैं, तो नेट इनकम को सोर्सेज साइड पे हमेशा लिखा जाएगा। लॉसेज हो जाए तो आप इसको यूजेस साइड पे लिखेंगे। नेट इनकम हो जाए, अगर इनकम ही हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसको हम सोर्सेज साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ नेट इनकम जो बताई गई है वो है 15, तो इसको हम 15 को सोर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है इसी के अंदर इसी कैलकुलेशन का दूसरा हिस्सा वो है डिविडेंड्स पेड। जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं, आउटस्टैंडिंग सी बात है कि जब डिविडेंड पे किया जाता है तो कैश दिया जाता है, तो कैश की डिस्बर्समेंट बेसिकली कैश के यूजेस हैं, तो इसलिए हम डिविडेंड पेड को यूजेस साइड पे लिखा करते हैं, और ये है 10, तो ये हमने यूजेस साइड पे दर्ज कर दिया। उसके बाद जी हमारी बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई, और हम इनकम स्टेटमेंट से सिवाय डेप्रिसिएशन के और सिवाय नेट इनकम के हम यहाँ से और कुछ नहीं लेते, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नेट इनकम का फिगर ही ले लिया, तो इस तमाम कैलकुलेशन का नेट इफेक्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया 15, वो हमने उठा लिया अपने इंटरेस्ट मेथड में। इस तरह से बाकी तमाम चीजों से हमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये अब हमारा सोर्सेज एंड यूजेस का जो स्टेटमेंट है वो हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट जो हम करते हैं, ये रिक्वायरमेंट ए सवाल की यहाँ तक मुकम्मल भी हो जाती है, जैसे क्योंकि रिक्वायरमेंट थी सोर्सेज एंड यूजेस का सिर्फ स्टेटमेंट बना दें। अब बात है कि हमने इसका बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका रिक्वायरमेंट बी क्या है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है बिगाला कॉर्पोरेशन का, वो स्टेटमेंट है हमारे सामने। इसका ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में हमारे पास 3 किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं, बिगाला कॉर्पोरेशन। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज ऑन December 31st, 2002। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट इनकम रिपोर्ट होगी, डेप्रिसिएशन रिपोर्ट होगी और बाकी आइटम्स। इसके बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एंड पे आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटीज में यहाँ पे दर्ज करने से पहले हमें क्या करना होता है कि हम अपने सोर्सेज एंड यूजेस के स्टेटमेंट में जाते हैं, और सोर्सेज और यूजेस के स्टेटमेंट में जाके इन एक्टिविटीज का पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, और इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है। तो हमारे पास सबसे पहले है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में हम जानते हैं कि इसको नेट इनकम में चूंकि जमा किया जाता है,
और ये इसको यहाँ लिखने की वजह भी सिर्फ यही है कि इसको नेट इनकम में जमा करना है, लिहाजा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कहलाएगी। तो इसको हम ओ लिखेंगे। अकाउंट्स पेबल, मैं बताया था कि करंट लायबिलिटी होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे ऑपरेटिंग कैटेगरीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तौर पे लिखे जाते हैं। तो अकाउंट्स पेबल एक करंट लायबिलिटी होने की वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसी तरह से एक्रूड वेजेस हैं, एक्रूड वेजेस भी करंट लायबिलिटीज होते हैं, तो इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। नेट इनकम ऑपरेशंस का रिजल्ट होता है, इसलिए ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लिखेंगे। कैश हमारे पास एसेट होता है, इसको हमने कहीं भी नहीं लिखना होता, बल्कि ये हमारा एंड का बैलेंस है। इस बैलेंस को हम इस्तेमाल करेंगे सवाल को बैलेंस करने के लिए। अकाउंट्स रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट्स को हम हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तौर पर लिखते हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हों करंट लायबिलिटीज हों, दोनों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखा जाता है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। एडिशंस टू फिक्स एसेट, ये है हमारे कैश की इन्वेस्टमेंट कि हमने अपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एसेट्स में इन्वेस्ट किया, इसलिए इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। एक्रूड टैक्सेस ऑपरेशंस होते हैं, तो इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। डिविडेंड्स पेड, इसका ताल्लुक कॉमन स्टॉक के डिविडेंड्स के साथ है। कॉमन स्टॉक वो होते हैं जिससे हम फाइनेंस इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो सारी बात है कि डिविडेंड्स पेड मींस कि आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई आउटफ्लो किया, आपने पैसे अदा किए हैं, इसका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है। कॉमन स्टॉक का ताल्लुक चूंकि फाइनेंस के साथ है और डिविडेंड्स का ताल्लुक कॉमन स्टॉक के साथ है, इसलिए यहाँ पे इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पर लिखते हैं। अब ये हमने जब पहचान मुकम्मल कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इन तमाम चीजों को उनके रेलेवेंट पोर्शंस में लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है नेट इनकम। नेट इनकम को यहाँ से हम लेंगे और जो 15 है यहाँ अपनी स्टेटमेंट में सबसे पहला अमाउंट नेट इनकम का लिखेंगे 15, और डेप्रिसिएशन उसमें हम ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन थी 3। इन दोनों को ऐड करना सबसे पहले हमारा काम है, तो हमने नेट इनकम और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड कर दिया। अब बाकी रह गया अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल को लिखेंगे। अकाउंट्स पेबल 2 है, तो इसको हम ऑपरेटिंग में डाल देंगे यहाँ पे। और ये याद रखें कि हम यहाँ से सोर्सेज साइड से जो अमाउंट लेते रहते हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं, और यूजेज साइड से जो अमाउंट्स वहां लेते रहते हैं वो माइनस में चली जाती हैं। एक्रूड वेजेस हमारे पास है। एक्रूड वेजेस 1 मिलियन का, ये भी ऑपरेशन का है, तो इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देंगे यहाँ पे 1 मिलियन। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज साइड पे नेट इनकम मजीद है, नेट इनकम हम लिख चुके हैं। अब यूजेज साइड पे आ जाएं। यूजेज साइड पे कैश को हमने एंड पे सिर्फ वेरीफाई करना है। अकाउंट्स रिसीवेबल, तो जो अकाउंट्स रिसीवेबल है हमारे, ये हमारे यूजेज साइड पे हैं और ऑपरेशन चालू रखते हैं, इसलिए इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। और ये है 3। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री का ताल्लुक भी ऑपरेशंस के साथ है, तो इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही लिखेंगे। ये भी है 3, लेकिन ये याद रखें कि जो चीजें आपने यूजेस साइड से उठाई थी, यूजेस साइड से अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री हमने लिया अभी तक, तो उनके साथ माइनस लिखना लाजमी है। अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस एंड इन्वेंट्री माइनस, ये यूजेस साइड से लेने की वजह से माइनस लिखा रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारे पास एक्रूड टैक्सेस। एक्रूड टैक्सेस हैं 1 मिलियन, इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे क्योंकि ये भी करंट लायबिलिटीज है। 1 मिलियन -1। जी, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हेड हो गया मुकम्मल। इस हेड का टोटल हम इसके सामने यहाँ पहुंचा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे प्लस और माइनस की, और इस कैलकुलेशन के जरिए हम पता लगाएंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। सबसे पहले 15 प्लस, और उसके बाद प्लस है 3, देन प्लस 2, देन प्लस 1, -3 -3 -1, तो ये हमारे पास 14 आंसर आएगा और ये पॉजिटिव आंसर है, तो इसको हम यहाँ पे 14 रिपोर्ट करेंगे। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा पहले कैटेगरी का पहली एक्टिविटी का आंसर है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सवाल में सोर्सेज एंड यूजेस में देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
तो यहाँ पे ये एडिशंस टू फिक्स एसेट, ये एडिशन टू फिक्स एसेट ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको हम आप लिखेंगे 3 मिलियन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हेड में। और ये हमने यूजेस साइड से उठाया था इसलिए -3 आएगा। ये एक ही आइटम है तो यहाँ पे टोटल भी इसका एक ही आइटम का यहाँ पे हमें दर्ज करना है और यहाँ पे -3 इसका आंसर होगा। ये आंसर आ गया जी हमारा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -3। देन हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसमें से देखते हैं सोर्सेज एंड यूज में कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वो एक ही है हमारे पास, डिविडेंड्स पेड। तो डिविडेंड्स पेड यूजेस साइड से हमने लिया है तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड्स पेड -10। तो -10 का आंसर भी हमारे पास क्योंकि एक ही आइटम है ये तो -10 ही आएगा, तो यहाँ पे इसका जवाब -10 लिख दिया जाएगा। अब ये हमारे पास 3 कैटेगरीज के टोटल आ गए। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टोटल भी हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के भी हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के भी हैं, और इनको आप फाइनल कर देंगे यहाँ पे +14 -3 एंड -10। ये तमाम प्लस माइनस करने के बाद इसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो 1 है और ये 1 हमारे पास पॉजिटिव आंसर है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1, नेट कैश फ्लो 1। अब हमने ये चेक करना होता है कि ये जो 1 है क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या हमारे सोर्सेज एंड यूजेस के स्टेटमेंट में जो हमने कैश के बारे में लिखा था क्या ये एज इक्वल है, ये 1 है। और अब इसको ये भी देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव, ये कैश पे आ जाए। ये कैश लिखा हुआ था जी 2001 का, ये 4 था और ये 2002 के एंड पे 5 हो चुका, मतलब 1 का इजाफा। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि हमने जो सवाल में कैलकुलेशन में 1 फाइंड आउट किया है वो 1 बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये नेट कैश फ्लोज का हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। प्रॉब्लम 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, cash flows from operating activities, cash flows from investing activities and cash flows from financing activities। जी ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।